अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड वेरी वार्म वेलकम और गुड इवनिंग एज वेल। ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कॉमन आइन इफेक्ट को शुरू करने लगे, लेकिन इससे पहले आपको ली चैटलर्स प्रिंसिपल थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं, जब हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं ना, और उसमें जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका होता है, अगर हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई कर दें, वो स्ट्रेस आपकी कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर की सूरत में हो सकती है। तो के सी अपने आप को या तो फॉरवर्ड या फिर लेफ्ट मूव करवाता है ताकि वो स्ट्रेस को नलिफाई या मिनिमाइज कर सके। तो कॉमन आइन इफेक्ट को शुरू करने से पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले अच्छा, आपने लेक्चर में बने रहना है और याद रहे ये जो नीचे लाइक वाला थम अप होता है ना, इसको दबाने से वो क्या कहते हैं, जो अंगूठा होता है ना, उसको दर्द नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता होता है तो उसको लाजमी आप दबाया करें ताकि नेक्स्ट वो हम आपके लिए एफर्ट कर सकें। बहरहाल कॉमन आइन इफेक्ट की बात करें, इसमें मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगा, कॉमन आइन इफेक्ट की क्या क्या एग्जांपल्स हैं। फिर हम इसमें बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की, जो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, और ख़ास तौर पे सॉल्ट एनालिसिस में। तो शुरू कर लेते हैं हमारे लेक्चर को। कॉमन आइन इफेक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक अगर हमारे पास, अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको लेक्चर शुरू करने से पहले। आप कहेंगे कि सर तो बोल ही जा रहे हैं, बताते कुछ भी नहीं है। बहरहाल आखिरी चीज़ है वो ये कि हमारे पास ना इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, या तो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक होते हैं, या फिर होते ही नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट उनको कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बात करें ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो तकरीबन मुकम्मल आयोनाइज हो जाते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। और जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो थोड़े से आयोनाइज होते हैं, ऑलराइट। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो बिल्कुल ही आयोनाइज नहीं होते। तो शुरू करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट से। हम एसिटिक एसिड की यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COOH। CH3COOH यानी एसिटिक एसिड अगर वाटर में है तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव आफ्टर आयोनाइजेशन, एक्वस मीडियम में होगा। अच्छा, ये हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मैं यहाँ पे वीक का वर्ड लिख देता हूँ, इससे आप समझ जाना कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें। इसी सॉल्यूशन के अंदर मैं अगर एसिड डाल दूं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जब आयोनाइज होगा तो इससे बनेगा H पॉजिटिव। मैं H पॉजिटिव को आगे चल के लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ इस H पॉजिटिव के नीचे। मैं क्यों लिख रहा हूँ वो आपको समझ आ जाएगा। अब देखें, ये वाला हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है। अब ये आयन दोनों में कॉमन आ रहा है, ये H पॉजिटिव आयन, यानी HCl में भी और एसिटिक एसिड में भी। अब इनमें से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसका ये वाला कॉमन आयन इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को सुप्रेस करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये जो H पॉजिटिव आयन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के इस H पॉजिटिव आयन को सुप्रेस करेगा। और उससे क्या होगा, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये पहले ही बहुत कम आयोनाइज था, तो इससे प्रोडक्ट की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ली चैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक ये रिवर्स शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, एसिटिक एसिड की। तो एसिटिक एसिड जो पहले ही बहुत कम आयोनाइज था, अब और अनआयोनाइज फॉर्म में जाना रिवर्स शुरू हो जाएगा। और ये किस तरह मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। HCl फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ये रिवर्स डायरेक्शन में ये H पॉजिटिव आयन इसको सप्रेस कर देगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन की वजह से हुआ है, तो हम इसको कहते हैं सप्रेशन ऑफ dissociation of weak electrolyte by adding strong electrolyte having common ion. Common ion is called कॉमन आइन इफेक्ट। मतलब सप्रेशन होती है, यानी कमी आ जाती है डिसोसिएशन में, यानी आयनाइजेशन में, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जब हम ऐड करते हैं बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आइन, जिसमें कॉमन आइन भी हो, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन आइन इफेक्ट। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। लाइक अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे दूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा यहाँ पे वीक बेस है, NH4OH, ठीक है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, तो इससे NH4 पॉजिटिव बनेगा और प्लस में OH नेगेटिव बनेगा। इसी में अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूं, जैसे ये मैंने अमोनियम क्लोराइड ऐड किया, ठीक है, तो प्लस में Cl नेगेटिव। अब इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट मान रहा हूं, और ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है,
तो इसमें होगा क्या कि ये आयन चूंकि कॉमन आ रहा है, ये इसको सुप्रेस कर देगा और ये ऊपर वाला रिएक्शन हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल थी कॉमन आयन इफेक्ट की। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर देता हूं इस एग्जांपल को। नॉर्मली हमें कैसे पता चल जाता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग कौन सा है। यहां पे तो क्लियरली हमें पता था ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा क्लियर नहीं होता। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। इसी वीक बेस को अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl के साथ ट्रीट करवाएं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, तो उससे अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो इसका मतलब ये जो सॉल्ट आया ना, ये किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, ये वाला अमोनियम क्लोराइड। तो जो भी सॉल्ट होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना हो या स्ट्रॉन्ग बेस से, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होता है, क्योंकि उसका जो इसका इनिशिएटर है, जो जिसने उसको बनाया है, वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग था। तो इसलिए ये वाला इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ तक आपको कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ आना चाहिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड, है ना। टेस्ट लेस हो जाता है हमारा खाना अगर ये मौजूद ना हो। तो बहरहाल हम इसकी प्योरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ये जो खाने वाला नमक है, अगर ये इम्प्योर है, ठीक है, इम्प्योर कैसे, इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ हैं। अब वो इम्प्योरिटीज़ हम रिमूव करना चाहते हैं NaCl से, और वो ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं, सपोज करें, जो वाटर सॉल्युबल हैं। वैसे तो अब आप कहेंगे सर सोडियम क्लोराइड पे तो पानी में हल होता है, तो बिल्कुल होता है, उसी पे हम बात करेंगे। सोडियम क्लोराइड में कोई ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं या इनसॉल्युबल है, दोनों सूरतों में हम ये काम कर सकते हैं। तो आपने ना जस्ट सोडियम क्लोराइड लेना है और उसको पानी में डिसॉल्व कर देना है, यानी सोडियम क्लोराइड को आयोनाइज कर दिया आपने वाटर में, तो ये डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव और प्लस में Cl नेगेटिव में, ठीक है। अब इसी सोल्यूशन में, अब पानी लिया आपने, उसमें सोडियम क्लोराइड डाला, उसका सोल्यूशन बन गया, उससे सोडियम आयन बने, क्लोराइड आयन बने। अब आप इसी सोल्यूशन में ना HCl गैस पास करवाओगे। अब HCl गैस एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें एक आयन कॉमन भी आ रहा है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक में जो कॉमन आयन है उसको सप्रेस करेगा, यानी ये आयन इसको सप्रेस करेगा और ये वापस रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से सोडियम क्लोराइड नीचे प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा, यानी रिक्रिस्टलाइजेशन होगी इसकी, यानी आप इसको क्रिस्टलाइजेशन कह लो, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठना शुरू हो जाएगा बॉटम पे। अब जो इंप्योरिटीज हैं या तो वाटर में रह जाएंगी, ठीक है, या वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई नया प्रेसिपिटेट बना देंगी। बहरहाल उसको अलग करना बाद में पॉसिबल होता है। तो यहाँ हम सोडियम क्लोराइड को जो फिल्ट्रेशन है उसके जरिए अलग कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा जो सोडियम क्लोराइड है वो प्योर हो जाएगा। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, मतलब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ जो पानी में बहुत ज़्यादा कम सॉल्युबल हो, यानी सॉल्युबिलिटी में मैं इसको कह सकता हूँ, सॉल्युबिलिटी में। तो एक चीज़ लाइक जैसे AgCl है, ये वाटर में बहुत कम आयोनाइज होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसी में अगर हम क्या ऐड कर दें, सोडियम क्लोराइड, तो ये ना एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सर क्या कर रहे हैं आप, ऊपर तो सर आपने कहा सोडियम क्लोराइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये देखें W भी लिखा हुआ है। वैसे तो W से मेरा नाम भी बनता है, बहरहाल यहाँ पे खैर मैंने W लिखा हुआ है। AgCl जो है, AgCl ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये वाला एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ये कंपैरेटिवली बात कर रहे होते हैं। ऊपर वाले कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग था, ये वीक था, नीचे वाले कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। तो इसमें भी एक आयन कॉमन आ रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, सुप्रेस, और ये रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह AgCl जो पानी में पहले ही बहुत कम हल हो रहा था, सोडियम क्लोराइड के आ जाने से उसकी सॉल्युबिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी। तो ये सॉल्युबिलिटी पे भी अफेक्ट करता है। अब जो हम एप्लीकेशन शुरू करने लगे हैं, ये लेक्चर का सेकंड हिस्सा है, इसको आपने ध्यान से देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और जो BSc और BS के स्टूडेंट्स हैं इसी में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये है सॉल्ट एनालिसिस में, ठीक है। तो अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो का हिस्सा है उसमें बात करेंगे सॉल्ट एनालिसिस की। उतनी देर में आप ऐसे करें, मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको अपनी नोटबुक पे लिख लें, और अब तैयार रहें अपनी नोटबुक के साथ, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है इस लेक्चर का। तो स्टूडेंट्स, अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने लगे हैं, एप्लीकेशन इन सॉल्ट एनालिसिस। हमारे पास एक सॉल्ट मौजूद है और हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि उसमें कौन से रेडिकल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तो इसमें हमारे पास ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है और ग्रुप 5 है।
अब सबसे पहले हम ग्रुप 2 में देख लेते हैं। इसी में एप्लीकेशन में जो पहली एप्लीकेशन है वो है ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो ग्रुप 2 के जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट रेडिकल्स जो हैं वो ज़रा देख लें। वो हमारे पास होते हैं सबसे पहले लेड Pb+2, कैडमियम, ठीक है, Cd+2, मरकरी Ag+2, सही है। तो ये हमारे पास सेकंड ग्रुप के रेडिकल्स हैं। इसी तरह हमारे पास Sn+2 है, Sn+4 है। ये सारे ही ग्रुप इस तरह के और भी हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप 2 के सॉल्ट रेडिकल्स हैं। तो बहरहाल हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास सेकंड ग्रुप प्रेजेंट है, जो हमें गिवन सॉल्ट, जो हमें सॉल्ट दिया ना, उसमें सेकंड ग्रुप यानी इनमें से कोई आयन प्रेजेंट है या नहीं है। इसके लिए हम करेंगे क्या, हमारे पास एक गैस है जिसका नाम हाइड्रोजन सल्फाइड है। हम इसको जब आयोनाइज करेंगे, अब कैसे होगा ये मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। आपने ना सॉल्ट लिया, जो आपका गिवन सॉल्ट था, उसको आपने वाटर में आयोनाइज कर दिया, वो आयोनाइज हो गया। अब उस वाटर आयोनाइज सॉल्ट में से आपने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करवाना है। उसका अकॉर्डिंग टू Kc या हमारे पास जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन होगा वो ये बनेगा। तो अब इसमें से आपने पास करवानी है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सर ये क्यों पास करवा रहे हैं? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पता नहीं आपने ये सोचा ऐसा या नहीं, मैंने खुद ही बोली जा रहा हूँ। बहरहाल अच्छा, तो ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं, ये H पॉजिटिव आयंस हैं, ये दोनों कॉमन है। अब होगा क्या, ये चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये आयंस इसको सुप्रेस करेंगे, ये तो रिवर्स हो जाएगा। जब ये रिवर्स होगा ना, ये बहुत ही कम रह जाएंगे, होंगे तो सही सोल्यूशन में लेकिन बहुत कम होंगे, वेरी लेस। ठीक है, जो उर्दू समझते हैं उसके लिए कम, और हिंदी जो समझते हैं उनके लिए कम, तो उनको समझ नहीं आएगा। बहरहाल लेस मैंने लिख दिया, ये कम रह जाएंगे। ठीक हो गया। अब S-2 जब कम तादाद में होंगे ना हमारे सोल्यूशन के अंदर, तो वो ग्रुप 2 के साथ जो उसके आयंस हैं उनके साथ प्रेसिपिटेशन कर लेते हैं। लाइक मैं इसमें से लेड ले लेता हूँ, तो Pb+2 जब S-2 के साथ मिलेगा तो लेड सल्फाइड बन जाएगा PbS। अब ये ना प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठना शुरू हो जाएगा बॉटम पे। तो हमें पता चल, अगर प्रेसिपिटेशन हो जाए ये करने से, तो कंफर्म है जो आपको सॉल्ट गिवन था वो ग्रुप 2 का था। ऑलराइट, तो इस तरह से हम सेकंड ग्रुप के सॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी में अब हम थर्ड ग्रुप में आ जाते हैं। आई रियली होप दैट कि ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास इसमें पहला ग्रुप था, सेकंड ग्रुप। अब इसमें हम इससे नेक्स्ट ग्रुप में आ जाते हैं, ग्रुप 3 में। ग्रुप 3, अब जो ग्रुप 3 है हमारे पास, उसमें आयरन है Fe+2, Fe+3, उसमें कोबाल्ट आ जाती है, और उसमें बल्कि इसमें एल्यूमिनियम है Al+3, और इसमें आ जाती है क्रोमियम Cr+3। तो ये हमारे पास ग्रुप 3 के सॉल्ट्स हैं। ऑलराइट, तो ये आपको याद करने, आयरन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में एल्यूमिनियम और क्रोमियम, दीज आर दी ग्रुप 3 सॉल्ट रेडिकल्स। अब आप चेक करना चाहते हैं कि आपको जो गिवन सॉल्ट दिया गया सॉल्ट है आपका, वो ग्रुप 2 में से है, 3 में से है। लाइक आपने वो सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, उसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवाई, HCl करवाई, लेकिन प्रेसिपिटेशन नहीं हुई, तो क्लियरली मीन्स कि ये ग्रुप 2 एब्सेंट है। अगर प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हो जाती तो प्रेजेंट होता। अब अगर नहीं हुई तो हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे। उसमें आपने क्या करना है, आपने ना अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड कर देना है। ये बेस है, तो ये चूंकि वीक है, चलो आपको वैसे बता दूंगा, इसमें अमोनियम आयन बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। क्लियर। अब ये चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम ना इसका सॉल्ट ऐड करेंगे, अमोनियम क्लोराइड। अब ये स्ट्रॉन्ग है, तो NH4 पॉजिटिव और प्लस में Cl नेगेटिव, तो ये स्ट्रॉन्ग है। अब देखें इसमें कोई कॉमन आयन आ रहा है, यस बिल्कुल ये वाला कॉमन आयन है, तो ये इसको प्रेस करेगा और शुरू करके ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, अमोनियम आयन वापस जब ये इसको सप्रेस करेंगे तो ये वापस बनेगा। तो इससे क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल आयंस कम हो जाएंगे, ये वाले, ये तादाद में अब लेस हो जाएंगे। जैसे मैंने रिसेंटली आपको बताया सल्फाइड आयन कम हो जाएंगे। अब ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ना, ये ग्रुप 3 के जो सॉल्ट रेडिकल्स हैं उनके साथ प्रेसिपिटेशन कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, लाइक अगर आयरन है अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 3 हाइड्रोक्सिल आयंस उसके साथ मिलके क्या बना देंगे, FeOH थ्राइस। सो इस तरह से हम ये प्रेसिपिटेशन अगर करवा लेते हैं
तो कंफर्म हो जाएगा कि हमारे गिवन सॉल्ट में थर्ड ग्रुप के सॉल्ट्स मौजूद थे। ठीक है, तो ये हमारे पास थी ग्रुप 3 में डिटेक्शन, कॉमन आयन इफेक्ट की एप्लीकेशन। अब हम इसमें नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंट सी पे। अब हम आ जाते हैं ग्रुप 4 में, ग्रुप 4 सॉल्ट एनालिसिस। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास फोर्थ ग्रुप के सॉल्ट्स मौजूद हैं या नहीं हैं। तो इसमें हमारे पास हैं जिंक Zn+2, Mn+2, इसके बाद निकल है, सही है, +2 फॉर्म में, कोबाल्ट है +2 फॉर्म में। तो ये हमारे पास कौन से ग्रुप के सॉल्ट्स हैं? ग्रुप 4 के। अब इसमें आप क्या करोगे, अभी आपने ऊपर देखा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड पहले ऐड किया, फिर आपने अमोनियम क्लोराइड ऐड किया। अगर तो प्रेसिपिटेशन हो गई तो इसका कंफर्म मतलब यह है कि ग्रुप 3 मौजूद था। अगर प्रेसिपिटेशन नहीं हुई ना तो आप करोगे क्या, क्योंकि ऊपर तो सारा कुछ वही था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें वही करेंगे हम। तो इससे अमोनियम आयन बनेगा, प्लस में बनेगा हाइड्रोक्सल आयन, और फिर आपने अमोनियम क्लोराइड भी डाला हुआ है इसमें, और वो आयनाइज होके क्या बन चुका है, NH4 पॉजिटिव और प्लस में Cl नेगेटिव। अब आपने इसमें करना क्या, इसी में आपने अब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवानी है। ये वाला नहीं है, ये इससे हटके। थर्ड अगर प्रेजेंट है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने अब उसमें से कौन सी गैस पास करवानी है, हाइड्रोजन सल्फाइड। सर ये ना हाइड्रोजन सल्फाइड तो हम पहले भी पास करवा चुके हैं, वो इधर था। जब कम सल्फाइड आयन थे तो ग्रुप 2 के साथ रिएक्ट करते हैं, यहां पे सल्फाइड आयन ज्यादा बनेंगे। कैसे ज्यादा बनेंगे वो जरा समझते हैं। अभी हमने बोला ऊपर कि ये जो हमारे पास OH नेगेटिव है ये कम हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे हम इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवाएंगे ना तो इससे क्या बनेंगे, H पॉजिटिव आयन ये वाले, और ये किनसे रिएक्ट करेंगे जाके, हाइड्रोक्सल आयन से। यानी H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सल आयन मिलके क्या बनाना शुरू कर देंगे, वाटर। तो इसका मतलब ये भी अब फॉरवर्ड जाना शुरू कर देगा, ये तो अब फॉरवर्ड जा ही रहा है। यानी ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसमें पहले अभी मैंने ऊपर बोला कि ये कम हो जाएंगे, लेकिन अब जैसे हम इसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड पास करवाएंगे ना तो H2S H पॉजिटिव आयन और इसके H पॉजिटिव आयन और इसके हाइड्रोक्सल आयन मिलके क्या बनाना शुरू कर देंगे, वाटर। अब इससे क्या होगा, इसे सल्फाइड आयन तादाद में ज्यादा हो जाएंगे, यानी ये मोर तादाद में क्या होंगे, ज्यादा। अब जब ये सल्फाइड आयन ज्यादा होंगे ना, ये अब फोर्थ ग्रुप के साथ प्रेसिपिटेशन करवाते हैं। देखो कम थे तो सेकंड ग्रुप के साथ करवा रहे थे, अब इस केस में ज्यादा हैं तो किसके साथ करवाएंगे, फोर्थ ग्रुप के साथ। लाइक अगर जिंक है तो यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं Zn+2। सर आपने कर दिया, सारा कुछ मिक्स कर दिया, पता नहीं। आप बिल्कुल रिलैक्स होके समझें, नोट करें, आपको समझ आ जाएगा। Zn+2, ये Zn+2 लाइक अगर सल्फाइड आयन से रिएक्ट करता है तो इससे क्या बन जाएगा, ZnS। तो जिंक सल्फाइड अगर प्रेसिपिटेट हो गया तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन हो गई है। और जब भी ऐसा करने से प्रेसिपिटेशन हो तो कंफर्म है कि हमारे पास ग्रुप 4 के सॉल्ट मौजूद हैं। अब हमारा आखिरी रह गया ग्रुप 5, तो उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आखिरी हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप 5, उसके सॉल्ट एनालिसिस की, और उसमें एप्लीकेशन कॉमन आयन इफेक्ट की किस तरह से वो एप्लीकेबल है। सर आप वीडियो बड़ी लंबी बना देते हैं, सर फिर देखने को दिल नहीं करता, बस स्किप करने को, जल्दी जल्दी दौड़ाने को दिल करता है। तो अब तो यूट्यूब पे 1.5 1.2x की स्पीड से भी आपको अवेलेबिलिटी है, आप थोड़ी स्पीड बढ़ा लें। अगर ऐसा नहीं कर सकते थोड़ा तेज़ कर लें काम। बहरहाल अगर आप वाकई पे पहली दफ़ा समझ रहे हैं तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और एंड पे लाइक भी करना पड़ेगा, है ना। अंगूठे को कुछ नहीं होता, मैंने पहले बताया था आपको। चलो खैर, तो हम बात करने जा रहे हैं हाँ ग्रुप 5 में, ग्रुप 5 सॉल्ट एनालिसिस। तो अब जो ग्रुप 5 के सॉल्ट्स हैं उनमें Ca+2 Mg+2 वगैरह आ जाते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम बेरियम वगैरह, मतलब बेरियम भी इसमें आ जाता है। तो इस तरह के जो सॉल्ट्स हैं ये ग्रुप 5 में आ जाते हैं। अच्छा, अब आप इसमें करोगे क्या, आपने ना अमोनियम नाइट्रेट लेनी है CO3, इसको आयनाइज करोगे तो इससे अमोनियम आयन बनेंगे और प्लस में कार्बोनेट आयन बनेंगे। अब इसमें आपने वही अमोनियम क्लोराइड ऐड करनी है जो हम पहले करते आ रहे हैं, NH4Cl। तो NH4 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। अब ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वाला वीक है, तो ये आयन कॉमन है, ये इसको सप्रेस करेगा, ये रिवर्स होगा, ये कार्बोनेट आयन इस दफ़ा लेस होंगे। अब जब ये कम होंगे, ये इनमें से कैल्शियम मैग्नीशियम बेरियम वगैरह से मिलके कार्बोनेट्स बनाते हैं, तो जो प्रेसिपिटेशन होती है, जैसे Ca+2 प्लस CO3 -2, तो इससे बनेगा CaCO3, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमें कंफर्म हो जाएगा कि अब ग्रुप
5th मौजूद था। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास कॉमन आइन इफेक्ट की वीडियो। आई होप आपने पूरा लेक्चर अगर देखा है तो आपको वीडियो बिल्कुल क्लियरली समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।